नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। और आज सूचना सूत्र की ओर से टॉप 10 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। भारत में अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत तमिलनाडु के एक निरुद्दी केंद्र से 50 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया। जानकारी के अनुसार इन लोगों को 40 सदस्यीय सशस्त्र पुलिस दल की सुरक्षा में तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा चेक पोस्ट तक लाया गया। इसके बाद सभी को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है कि देश भर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, सत्यापन और कानूनी कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, कानून का पालन सुनिश्चित करना और अवैध आव्रजन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। यह कार्रवाई भारत की अवैध आव्रजन की खिलाफ चल रही व्यापक मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। और एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अब इंस्टाग्राम पर दिखाई जा रही कुछ आपत्तिजनक पेड विज्ञापनों को लेकर मेटा को कड़ा नोटिस जारी किया है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ यदि कोई चीज जा रही है तो उस पर कड़ा नोटिस जारी करना निहायत ही जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन विज्ञापनों और कंटेंट पर आपत्ति जताई है जिनमें CSEAM मतलब चाइल्ड सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन होता है और एब्यूज मटेरियल्स जो होते हैं उनसे जुड़ी सामग्री होने की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी विज्ञापनों और संबंधित कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। साथ ही कंपनी से 7 दिनों के भीतर इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपना रही है। इससे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी इसी तरह के मामलों में नोटिस जारी किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा और इंटरनेट को सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यहाँ पर यह भी कहना बहुत जरूरी होगा कि दुनिया के दूसरे विकसित देश एक समय तक इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया के साधन है बच्चों के लिए उन पर रोक लगा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत भी इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाएगा, तभी कहीं जाकर एक स्थायी समाधान की दिशा में हम जा सकेंगे। अमेरिका से गौतम अडानी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक संघीय अदालत में दायर 10 पन्नों के दस्तावेज में कहा है कि गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला या तो कभी दर्ज ही नहीं होना चाहिए था या फिर इसे 1 साल पहले ही वापस ले लिया जाना चाहिए था। 4 जुलाई को दायर इस दस्तावेज में डॉज ने मामले को कानूनी रूप से कमजोर और कूटनीतिक रूप से नुकसानदायक बताया। विभाग का कहना है कि जिन आरोपों की जांच की जा रही है वे पूरी तरह भारत से जुड़े थे। साथ ही भारतीय अधिकारियों को किसी तरह की अनियमितता का प्रमाण नहीं मिला और निवेशकों को भी कोई प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। डीओजे ने यह भी कहा कि इस मामले में लगाए गए सिक्योरिटीज कानून से जुड़े आरोपों का कानूनी आधार मजबूत नहीं था। विभाग ने यह भी टिप्पणी की कि अमेरिका को हर ऐसे मामलों में जिसका केंद्र किसी दूसरे देश में हो दुनिया का पुलिसकर्मी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस ग्राउफिस ने डॉज से स्पष्ट करने को कहा था कि वह मामला वापस क्यों नहीं लेना चाहता है। न्यायाधीश ने विभाग की शुरुआती याचिका को पर्याप्त कारणों से रहित बताया था। अब डीओजे ने अपने विस्तृत जवाब में कहा है कि इस मुकदमे को आगे बढ़ाना उनकी वर्तमान कानूनी और प्रवर्तन प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होगा। इस रुख को अडानी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण या बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि स्वयं अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत के सामने स्वीकार किया है कि इस आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने का कानूनी आधार पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। हालांकि अंतिम निर्णय अभी भी अदालत को लेना है कि डीओजे के अनुरोध को स्वीकार किया जाए या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना इशारा स्पष्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग और गोलीबारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। लंबे समय से POK में रहने वाले लोगों द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाते रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग निकलकर बाहर आए हैं सड़कों पर। POK में हमें आपकी जरूरत नहीं है यानी पाकिस्तान की ये नारे भी लगा दिए हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने करोड़ों रुपए का इनाम भी रख दिया है उनके नेताओं पर। तो यह सब कुछ POK में हो रहा है और अभी 40,000 से अधिक लोग POK में एक स्थान पर इकट्ठे हुए और वहां से उन्होंने नारेबाजी की है क्योंकि उनका आरोप है कि ड्रोन से भी हमला किया गया, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और उसमें कई लोग सुरक्षा बलों पर सुरक्षा बलों के हमलों के चलते घायल हुए हैं। तो यह है POK के हाल। और लंदन में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने मोहम्मद कश्मीरी ने भी नारेबाजी की है और वहां से नारे लगाते हुए उस काउंसलेट की जो सभा है उसका बहिष्कार किया। इसलिए यह मामला अब पाकिस्तान से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए आगे आगे होता है क्या, POK के लोग किस तरीके से अब पेश आते हैं।
केतन अग्रवाल मर्डर केस से जुड़ी एक भावनात्मक घटना सामने आई है। केतन अग्रवाल के दादा देवी चंद्र अग्रवाल का अंतिम संस्कार उनके निधन के बाद परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में किया गया। सदमा लगा था। दादा देवी चंद्र अग्रवाल को लोगों ने देखा था, उनको रोते बिलखते हुए, और वो अपने पोते को लगातार याद कर रहे थे, और जिस शिद्दत से वो याद कर रहे थे, नियति ने उनको कहीं ना कहीं उनका ये जीवन समाप्त हुआ और वो अपने पोते की याद में चले गए। परिवार के अनुसार यह दुखद घटनाक्रम बेहद दर्दनाक था। केतन अग्रवाल के चाचा कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि जब केतन का निधन हुआ तो यह उनके दादा के लिए गहरा सदमा था। उन्होंने बताया कि इस खबर को परिवार से कुछ दिनों तक साझा नहीं किया गया और अंतिम संस्कार तक ये जानकारी सीमित रखी गई। कुलदीप अग्रवाल के अनुसार इसके कुछ ही दिनों बाद दादा देवीचंद्र अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई थी और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह लगभग 17 दिनों के भीतर परिवार ने 2 सदस्यों को खो दिया, जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर है। यह पूरा मामला परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक और दुखद समय बन गया है, जिसमें लगातार 2 मौतों ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। आगे चलते हैं। श्री गंगानगर का वो काला सच जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 18 जून को घर से निकली 13 साल की एक मासूम बच्ची को एक रिक्शा चालक ने भरोसे में लेकर होटलों में भेज दिया। रिक्शा चालक का नाम राम बाबू बताया जाता है। अगले 5 दिनों तक उस बच्ची के साथ जो हुआ वह नरक से भी बदतर था। मामले की मुख्य बातें हैरान करने वाले आंकड़े। आरोप है कि 5 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा दरिंदों ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। क्या हुआ था? बच्ची को दर्द से तड़पता देख उसे शांत करने के लिए जबरन शराब पिलाई जाती थी। प्रशासन का एक्शन। मामले के खुलासे के बाद गुस्साए लोगों के प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने आरोपियों के उन 3 होटलों खुंगर, जाय इन और सफायर पर बुलडोजर चला दिया जहां पर घिनौनी वारदात हुई थी। गिरफ्तारी। अब तक पुलिस 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की सघन जांच जारी है। अब सघन जांच क्या करना है? क्या ऐसे दरिंदों के लिए फांसी से कम कुछ भी सजा काफी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और इस तरह की घटनाओं को लेकर बहुत मुखर होने की, प्रखर होने की और समाज में जागरूकता फैलाने की और ऐसे लोगों को समय रहते पहचानने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। तभी कहीं जाकर ऐसे दरिंदों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर नौबात शुभम के एक हालिया वीडियो में चीन की एक कथित 3rd क्लास ओवरनाइट ट्रेन की यात्रा को दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने वहां की यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ कोचों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण लोग गलियारे और फर्श पर सोते नजर आते हैं, जिससे चलने फिरने और वॉशरूम तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर यात्रियों द्वारा धूम्रपान और आपसी बहस जैसी स्थितियां भी दिखाई देती हैं, जिससे माहौल अव्यवस्थित प्रतीत होता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अनुभव एक विशिष्ट ट्रेन और समय का व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। चीन जैसे बड़े देश में रेल नेटवर्क बहुत व्यापक है, जहां अलग अलग श्रेणियों और क्षेत्रों में सुविधाएं और परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। यात्रा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह समझने के लिए विभिन्न स्रोतों और अनुभवों को देखना आवश्यक होता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। चीन भी पहले गरीब और एक विकासशील देश माना जाता था, लेकिन अब दुनिया की महाशक्ति के रूप में अमेरिका को भी उसे स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या और इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कहीं से अगर इस तरह की खबर आती है या सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है तो वो दिलचस्पी का भी विषय बन जाता है। हालांकि भारत अभी बहुत लंबी दूरी तय करना होगी भारत को इस दिशा में पूरी तरह से एक व्यवस्थित नेटवर्क बनाने के लिए, और उसके लिए हर एक का जो सहयोग है अपने अपने क्षेत्र में वह जरूरी है। यही सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर मुद्दे पर भारत की राजनीति लंबे समय तक बेहद संवेदनशील और विवादित रही है। पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार यह कहा था कि वो सांप्रदायिक आधार पर बने किसी भी मंदिर का समर्थन नहीं करेंगे, और उन्होंने समाधान के लिए बातचीत और मध्यस्थता की बात भी उठाई थी, जो लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी। 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में भी यह दर्ज है कि तत्कालीन सरकार के आदेश में पुलिस कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हुई थी। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के सबसे विवादित अध्यायों में से एक मानी जाती है। समय के साथ राम मंदिर मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रिया और राजनीतिक विमर्श दोनों का हिस्सा रहा। कई दशकों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आज भी इस विषय पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इसे राजनीतिकरण का मुद्दा बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विषय भारत की राजनीति में अब भी गहरी ऐतिहासिक और भावनात्मक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि को लेकर इस वक्त जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे सभी हिंदू भी आहत हैं, और उसके लिए जो भी ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है उसमें संभव है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जा सके या कर लिया जाए। भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को एक बढ़ावा मिला है, जहां अगस्त 2025 से अब तक दोनों देशों के बीच लगभग 120 समझौता ज्ञापन साइन किए गए हैं और कुल मिलाकर करीब 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। हरियाणा में डाइकिन द्वारा 10 अरब रुपए का R&D सेंटर
सुमितोमो कॉर्पोरेशन की 38 अरब रुपए की साझेदारी और 100 अरब रुपए की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी स्थापित करने की योजना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर रोजगार का हरियाणा में देगी। गुजरात में इतोचू और एलएनटी के साथ कांडला पोर्ट पर ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट 189 अरब रुपए, सुजुकी का नया प्लांट 50 अरब रुपए, एमयूएफजी और श्रीराम फाइनेंस की 400 अरब रुपए की साझेदारी, एसएमबीसी और यस बैंक की 170 अरब रुपए की डील तथा फूजी फिल्म के साथ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स उत्पादन। यानी ये जो समझौते हैं अपने आप में बहुत दूरगामी साबित हो सकते हैं यदि समय पर होते हुए समय पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। मध्य प्रदेश में टोयोटा का नया वाहन प्लांट बनेगा जिसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख वाहनों की होगी और लगभग 2800 रोजगार सृजित होंगे। कर्नाटक में यागुमो और आईआईएससी के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और आई स्पेस के साथ इसरो सहयोग से चंद्र मिशन पर काम करेगा। अब तेलंगाना में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और आईआईटी हैदराबाद मिलकर एआई, क्वांटम और सिक्योरिटी पर मानव संसाधन विकास करेंगे। महाराष्ट्र में जेएफई स्टील और जेएसडब्ल्यू के बीच 160 अरब रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट तैयार होगा। आंध्र प्रदेश में आईएचआई और एसीएमई का ग्रीन अमोनिया 295 अरब रुपए तथा मित्सुबिशी गैस केमिकल के साथ ग्रीन मेथनॉल 90 अरब रुपए का प्रोजेक्ट शामिल है। ये आंध्र प्रदेश को सौगात मिलेगी। असम में सुजुकी आरएनडी, एनडीडीबी और एनईडीएफ के साथ बायोगैस प्लांट और तोहोकोकी और आईआईटी गुवाहाटी के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। तो प्रदेश के असम में ये तकनीकी विकास और रोजगार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के मेघालय की, जहां पर बीयूएसआई बूसी के तहत हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनटीटी डाटा द्वारा 38 अरब रुपए का सबमरीन केबल प्रोजेक्ट भी शामिल हुआ है। यह मेघालय के साथ है। यह सभी परियोजनाएं मिलकर भारत जापान साझेदारी को ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और क्योंकि अगर समझौता जापान से हुआ है और जापान जिस मिजाज का देश है तो भारत को उसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। यह संभव है यदि समय रहते सभी कदम प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठा लिए जाएं, भूमि अधिग्रहण, तमाम बातों को लेकर उठा लिया जाए तो भारत के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। आगे चलते हैं। खेल के बारे में अगर हम बात करें तो नाम सबसे पहले आ जाता है आजकल वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने केवल 15 साल और 99 दिनों की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सबसे कम उम्र में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि को 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिनों में लीजेंड क्रिकेटर बाद में जो बने सचिन तेंदुलकर ने इस उम्र में पदार्पण किया था क्रिकेट में। तो अब यह उपलब्धि वैभव के नाम पर है। वैभव की उपलब्धि भारतीय क्रिकेट में नई प्रतिभाओं के उभरने और युवा खिलाड़ियों के लिए बढ़ते अवसरों को दर्शाती है। इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना उनके कौशल, आत्मविश्वास और मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। क्रिकेट जगत में इस खबर को लेकर उत्साह है और जो पहला प्रयास किया वैभव ने, वो 14 रनों पर स्टंप आउट जरूर हो गए, लेकिन उनके 2 छक्के जो थे वो लाजवाब थे। वो उनके कौशल को, उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहे थे। लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खेल तो अच्छा है, मानसिक रूप से भी अभी मजबूती बनाए रखने की जरूरत है और दबाव सहन करना, ये सब खेल का उनका जो हिस्सा है उसमें वो कैसे पारंगत होंगे ये भी देखना है। नमस्कार।